हेलो बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। कल हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा और समझा होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं, जिसमें कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करने से पहले कुछ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एक होता है एलसीएम, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीफिकेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अपन लघुत्तम समापवर्तक। तो ये दो चीज़ें अपन इस 1.2 वाली प्रश्नावली में काम आएगी बार बार, तो ये हमें पता होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ हमने छोटी क्लासों में कई बार निकाले हैं और कई बार किए हैं, तो उम्मीद है आप सबको आता होगा। उसके बाद हमने इसमें एक और संबंध होता है दो संख्याओं a तथा b और इनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम तथा एचसीएफ। तो इनके बीच में क्या संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा a गुणा b जो होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ ऑफ a तथा b गुणा एलसीएम a और b। एलसीएम और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी संबंध हमने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा है। अगर याद नहीं है तो एक बार इसको ध्यान में अपना लें कि ये भी एक संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद अपन अब इस प्रश्नावली के सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए अब, हाँ तो बच्चों देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस पहले सवाल में 5 सवाल दिए हुए हैं, तो इनको अपन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें जैसे पहला सवाल है 140, तो 140 को अपन अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अपन ने छोटी क्लासों में कई बार पढ़ा है। इस तरह से लिख के इसको, सबसे पहले जो अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, इनका क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो सबसे पहले छोटी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं, क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे 140 में, तो ये आ जाएगा 70। फिर 2 का देंगे तो आ जाएगा 35। अब 2 का 35 में नहीं जाएगा तो हम अगली अभाज्य संख्या 3 के देखते हैं। 3 का भी नहीं जाएगा तो सीधा किसका देंगे? 5 का। 5 का कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। और फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो हम 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, जब तक उसको करते रहते हैं। अब हमारे पास इधर 1 आ गया तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद इसको अपन एक रूप में और लिख सकते हैं कि जैसे 2 की घात 2 बार आ रही है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। दोनों आंसर सही है। इस रूप में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद ये 2 अगर 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 लिखने से भी गलत नहीं होगा। इसके बाद जैसे अगला सवाल है हमारे पास 156 इसी का। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे अभाज्य गुणनखंडों करने के लिए कि 156 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये भी एक, क्योंकि इकाई के अंक में 6 आ रहा है तो एक सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है? जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। तो 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भाग दिया 7 दूनी 14, 1 बच गया 8 दूनी 16।
फिर 2 से चले जाएगा, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18। अब किससे जाएगा? अब 2 से जाना, क्योंकि इकाई के अंक 9 आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, तो अब अपन 3 का भाग दे देते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। उसके बाद अब 13 में किसी और का भाग नहीं जाता, तो सीधा किसका चला जाएगा? 13 का। तो ये हो गया हमारे पास 13। तो अब हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसको अपन और लिख देंगे तो वही 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह अपन इसके पहले का जो दूसरा है उसके अभाज्य गुणनखंड आगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरह अपन आगे करेंगे ये जैसे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को। सारे सवाल एक ही प्रक्रिया के हैं, केवल बस संख्याएं अलग है। तो अपन बड़ी आसानी से, अगर हमें भाग देना आता है तो अपन बड़ी आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो वही 3825 का अपना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो हमें पता है कि ये एक विषम संख्या है, तो 2 का भाग तो जाने से रहा। अब इसमें 3 का चेक करेंगे कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का इसके अंकों का योग कर लो। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 18 मतलब 3 का भाग, 18 में 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी 3 का चला जाए। तो यहाँ पे 3 का भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच गया, 21 22 हो गया, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, ये चला गया। अगली बार फिर हमारे पास 8 और 7 15, फिर 3 का चला जाएगा। तो 3 का फिर 2, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब हमारे पास ये आ गया, इनका योग आ गया 6 और 5 11। 11 में 3 का नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। अगला इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो सब 5 का चला जाएगा। 5 का दे दो, 5 का हो जाएगा 8 पंजू 40 और 2 बच गया 4 85। 85 में फिर 5 का चला जाएगा, 5 का दे दो। तो 5 एकम 5, यहाँ से 17, कितने बच गए? 17। 17 5 85। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में सीधा 17 का भाग ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास नीचे 1। तो हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। इसको अपन और थोड़ा लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। तो इस तरह अपन 3825 के अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अपना इसी का चौथा सवाल है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड अपन को ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, तो प्रक्रिया वही है सबके अभाज्य गुणनखंड करने की, कि सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का अपन क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे भाग देके। तो इसमें भी इकाई का अंक हमारे पास 5 आ रहा है, तो 2 का और 3 का भाग जाएगा नहीं। इनका योग देखो 5 और 5 10 हो रहा है, 10 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। तो सीधा हम किसका देंगे भाग? 5 का। तो 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। उसके बाद अब है हमारे पास 1001। तो 1001 में किसका भाग जाएगा? 1001 में देखो, अगर आप देख के देखोगे तो 7 का भाग चला जाएगा। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 7। तो 7 का भाग देखो, 7 एकम 7, यहाँ से कितने बच गए? 3 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए 21, 7 तिया 21, कितने हो गए? 143। 143 के बाद हम किसका भाग देंगे? इसमें 7 से अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो 11 का भाग चला जाएगा। तो 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33 और सीधा हम किसका जाएगा? 13 का। 13 का कितना आ गया? 1। तो हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इनका गुणा कर दो। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13,
ये हमारा इसका क्या, अब इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही तो हम वो का वही हमारा आंसर आ जाएगा, अगर रिपीट होती तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं। तो ऐसे अपन इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो गया पहले का चौथा सवाल। उसके बाद ये पांचवा सवाल, पहले का जो पांचवा सवाल है इसको भी अपन देखते हैं। तो ये है 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या है कि हमें कम से कम 20 से 25 तक के पॉइंट हमें याद होने चाहिए। तो इसका भी अपन को देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वही प्रक्रिया करेंगे। अब इसमें अपन देखेंगे तो देखो अंकों का योग आ रहा है 11, 7 और 11 और 2 13 और 9 22। 22 में मतलब जैसे 3 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा सीधा 17 का। किसका जाएगा? 17 का। तो 17 का भाग देंगे तो 17 में 17 7 34 17 क्या 17 चौक 68, 17 चौको 68, 7 5 85। तो 68 में 68 के बाद 2 यहाँ से 6 बच गए। कितने बच गए? जैसे इसमें दे दो मान लो 17 का भाग, 17 चौको 68, कितने बच गए यहाँ से 6, 62, 70 थी 51, कितने हो गए? 1 और 1, ठीक है 119, और 70 थी 51 और 17 7 119, 17 7 119। तो ये हमारे पास चल गया 437 बार। कितनी बार चला गया? 437 बार। 437 के बाद इसमें भाग चला जाएगा 17 के बाद 19 का। किसका चला जाएगा? 19 का। ये भाग अपन ऐसे देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का भाग देखे जैसे 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ता तब 17 का जा रहा है। तो 17 के बाद अब 17 का चला जाएगा तो अब इसमें 19 का जाएगा। तो 19 का देंगे तो गुन्ने में गुन्नी 2 38 और यहाँ से बच गया जैसे ये इसमें दे देंगे तो 38 बचे कितने? 2 और 3 5 और गुनी थी 57। तो ये हमारे पास 23 बार चला गया। अब 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 में भी सीधा 23 का ही भाग जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह 1 आएगा। तो कहने का मतलब अगर हमें पहाड़े याद हैं, कम से कम 20 और 25 तक पहाड़े, अब 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो कम से कम 25 तक के पहाड़े कंठस्थ याद होने चाहिए, तब हमें सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें गुणा करके देखना होता है। तो अब अपन को ये 7429 के अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आए हमारे पास वो इस तरह आए हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। अब इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार हमारे पास पहले के ये 5 सवाल एक साथ कंप्लीट हुए हैं। सारे सवाल एक ही जैसे हैं तो इनको ध्यान से देखेंगे और हल करेंगे। हाँ तो बच्चों अपना अगला सवाल है 1.2 प्रश्नावली का 2 नंबर का कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसमें 3 सवाल दे रखे हैं। अब आइए अपन इन तीनों सवालों को हल करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 26 और 91, 26 और 91, इन सवालों को अपन को हल करना है। तो सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की विधि अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से अपन करते हैं। तो सबसे पहले वही 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग चला जाएगा 13 और फिर 13 का जाएगा सीधा 1 बार। और इधर 91 का भी अपन करते हैं। तो 91 में किसका भाग जाएगा? सीधा 2 का 3 का 5 का इनका नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा? 7 का। तो 7 एकम 7 और यहाँ से बचे 2, 7 या 21, 13 बार। फिर 13 का दिया 1 बार। तो हमारे पास 26 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 13 अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, ऐसे ही 91 के आ गया हमारे पास 7 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब अपन इनको इनकी सहायता से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 26 तथा 91 का एचसीएफ,
अब देखो HCF कैसे ज्ञात करेंगे। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन आ रहा है उसको लेना है, कॉमन में भी जो हाईएस्ट घात मतलब जो कॉमन की हाईएस्ट घात है वो। तो अब इसमें देखो कॉमन केवल 13 आ रहा है, क्योंकि 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो ये 13 इधर आ जाएगा। अब इसमें और दूसरा कोई कॉमन नहीं है तो HCF इतना हो जाएगा। इसी तरह 26 तथा 91 का LCM, तो LCM क्या हो जाएगा। अब LCM में क्या होता है कि जैसे 2 भी लेना है, फिर 13 भी लेना है और फिर 7 भी लेना है, क्योंकि 13 तो दोनों में आ रहा है तो एक बार लेंगे, और 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो इस तरह इसका गुणनफल आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 13 दूनी 26 गुणा 7 कितना आ जाएगा 6 7 42 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 182। कितने आ गया इसका 182, तो 182 आ गया। अब अपन इसका HCF और LCM आ गया। अब आगे इसमें ये कह रहा है कि एक तो HCF LCM ज्ञात करना ही है, उसके बाद में इसमें अपन को जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच करने पर। तो जांच करने पर हमारे पास A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ये जांच करने का फॉर्मूला, अगर दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के बराबर आ गया तो ये मतलब हमारे HCF और LCM बराबर है। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास 26 और 91, और जो HCF और LCM है वो आया हमारे पास 13 गुणा 182। ठीक है, इधर गुणा करके देखते हैं। तो 91 को 26 से गुणा किया, 6 और 9 छक्की 54, यहाँ से 2 और 9 दूनी 18, 6 8 5 13 2366। इधर भी अपने 182 को गुणा करते हैं, 182 को गुणा करते हैं 13 से, 6 8 24 का 4 हासिल 2, 13 और 2 वो 3 कम 3 और 2 5 2 8, ये कितने हो गए 6 2366। तो देखिए हमारे दोनों तरफ 2366 आ गए। इसका मतलब हमारी जांच सही है और हमारा जो HCF और LCM निकाला वो भी बिल्कुल सही है। तो ये इसके बराबर आ गया, तो हमारी जांच सत्य है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः यह सत्य है, पाया गया। ठीक है, इस तरह इसका हम जांच कर देंगे। ठीक है, ये हम इसको रफ को मिटा देते हैं। इसके बाद अगला सवाल है इसी का, इसी तरह करना है सेम। ये है हमारे पास दूसरा सवाल कि 510 और 92, इसका अपन को वही LCM और HCF ज्ञात करना है और फिर उसकी जांच करनी है। तो वही 510 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का चला जाएगा भाग, तो 2 का देते हैं। तो 2 का देखो 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 10 और 3 का चला जाएगा, तो 3 का दे दो, 3 का दे दो, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर अब सीधा 5 का जाएगा, तो 5 का दे दो, 5 एकम 5 और 7 पंजो 35। फिर सीधा किसका जाएगा 17 का। और इसी तरह अपन 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 92 में भी 2 का चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 6 दूनी 12। उसके बाद फिर 2 का चला जाएगा, 2 3, फिर सीधा 23 भी एक अभाज्य गुण संख्या है, तो सीधा 23 का जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। तो हमारे पास 510 का आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 23। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 23 92 का। ठीक है, ये अब हमारे पास इनके गुणनखंड आ गए। तो अब HCF ज्ञात करना है।
तो अब यहाँ लिख देंगे 510 तथा 92 का HCF। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF आ जाएगा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखो 2 की घात इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 आ जाएगा, कॉमन आ रहा है। फिर 23 इधर है, बाकी किसी में नहीं है, 3 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका HCF तो यही आएगा। और 510 तथा 92 का जो LCM है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 2, फिर 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, इन सब का गुणनफल क्या आ जाएगा, LCM। तो अभी गुणा करके देखते हैं। देखो 4 पंजो 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 17 कर दो, 17 छक्की 102, 5 85 और 17 छक्की 102, तो एक ये हो गया। और इसको कर दो 23 से गुणा, ठीक है, 20 60 60 और 23 से गुणा कर दो। तो 23 से गुणा क्या, ये 0 तो लास्ट में लगा देंगे, अभी कर दो इससे, तो 6 0 और 3 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4 0 और 2, 6 4 3 और 2 और लास्ट में लगा देंगे 0। तो ये हमारे पास आ गया 23,460। ये आ गया हमारे पास LCM। क्या आ गया, LCM आ गया। तो अब हम जांच करेंगे इसकी, तो जांच भी कर लेते हैं। देखो जांच, तो जांच करने पर क्या आएगा हमारे पास कि A गुणा B बराबर आना चाहिए HCF गुणा LCM। तो A गुणा B मतलब 510 गुणा 92 और ये आना चाहिए HCF मतलब 2 गुणा 23,460। तो इसको गुणा कर दो। तो हम देखो इधर गुणा कर लेते हैं, 92 को 51 से गुणा करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1 और 9 पंजो 45 और 1 46, 2 9 6 और ये आ जाएंगे 46,920। और इधर भी दुगना करना है तो ये 0 तो आएगा ही, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 6 और ये 46,920 आ गया। दोनों तरफ बराबर आ गया। दोनों तरफ बराबर आते हम क्या लिख देंगे, चूँकि LCM बराबर HCF, अतः यह है सत्य है, अतः यह सत्य है। ठीक है, इसी तरह अपन तीसरे सवाल को करेंगे। तो तीसरा सवाल भी हमारा सेम इसी आधार पर होगा। तो देखिए तीसरा सवाल भी कर लेते हैं अपन। तीसरा सवाल है हमारे पास 336 और हाँ, तो इसका तीसरा सवाल है हमारे पास 336 और 54। तो इसके भी अपन को सेम प्रक्रिया करनी है। तो अपन वही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है तो 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2 13, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देते हैं, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 का देते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देते हैं तो 1 की 2 42। फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का देते हैं 7 और 7 का देते हैं 1। इसी तरह अपन 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 54 के भी हमारे पास 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 का चला जाएगा 9 3 27। फिर 3 का चला जाएगा 3, फिर 3 का चला जाएगा 1। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 336 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 1 2 3 4 और गुणा 3 गुणा 7, और मैं 54 को लिख सकता हूँ यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3, ये लिख सकता हूँ। अब अपन को इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तो 336 तथा 54 का जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन आएगा 2 में, देखो इधर 2 की घात 1 है, इधर है तो 2 आ जाएगा, 3 की घात इधर 3 है, इधर ये है तो 3 आ जाएगा, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका तो एचसीएफ आ जाएगा 6। और यहाँ पर अपन को 336 तथा 54 का जो एलसीएम है, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम में देखो 2 की घात 4 आ जाएगा, 3 की घात 3 आ जाएगी और 7 आ जाएगा, तो इनको गुणा कर दो। 2 की घात 4 मतलब 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 गुणा 27 गुणा 7, तो 15 छक्की 90 15 7 16 पंजे 80 16 छक्की 96 16 7 112 16 7 112 को 27 से गुणा करते हैं, ठीक है। 16 7 112 को 27 से गुणा किया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 एकम 7 और 1 8 7 एकम 7 4 2 2 4 8 4 12 हासिल 1 9 और 1 10 की सिप्पे हासिल 1, ये आ गया हमारे पास 30,024, वो सॉरी 3024, तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब हम जांच करेंगे, तो जांच के लिए अपन वही जांच के लिए आ जाएगा हमारे पास a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अगर ये सही है तो दो संख्याओं का गुणा आ जाएगा हमारे पास 336 गुणा 54 और बराबर आ जाएगा इसका एचसीएफ आया हमारे पास 6 और ये आया 3024। गुणा करके देख लो इसको, तो गुणा में आ जाएगा हमारे पास, देखो 336 को गुणा करते हैं मैं 54 से, 6 चौका 24 2 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13 5 की 30 हासिल 3 5 तिया 15 15 और 3 18 का 8 हासिल 1 5 ते 15 और 1 16, ठीक है, ये 16, तो ये जाएगा 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1 7 और 1 8, ये आ गया हमारे पास 18,144। यहाँ से भी गुणा करते हैं, तो 6 चौका 24 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 6 एकम 6 मतलब 6 1 और 6 तिया 18, तो हमारे पास 18,144 दोनों बराबर आ गए। तो हम यहाँ कह देंगे अतः एलसीएम इसमें ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है, अतः यह सत्य है, ठीक है। इस तरह अपने ये तीनों सवाल, दूसरे सवाल के तीनों सवाल हो गए। सेम प्रक्रिया है सभी का, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया और जांच करने के लिए हमने दोनों संख्याओं का गुणा और उसका गुणा एलसीएम और एचसीएफ किया, तो हमारे पास तीनों में बराबर आ गया। इस प्रकार हमारे ये तीनों सवाल कंप्लीट होते हैं।